नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। याद रखिए, कल से घड़ी जब इशारा करेगी 8 बजे रात का, कल से वक्त होगा 8 बजे 100 बात की एक बात का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक वकील ने चिट्ठी लिखी, कोर्ट से मांग की कि वो इस पर स्वतः संज्ञान ले। गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच करवाए जाने की मांग की गई। अपील की कि कोर्ट अपनी निगरानी में यह जांच करवाए। इस बीच समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी दान में गड़बड़ियों का आरोप लगा दिया। उसने भी निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि मंदिर के चढ़ावे में बड़े पैमाने पर चोरी हुई और इस पर मचे सियासी हंगामे के बीच राज्य सरकार ने मामला एसआईटी के हवाले कर दिया। जांच टीम में 3 बड़े अधिकारियों को रखा। लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत को एसआईटी का जिम्मा सौंपा, आईजी किरण शिव कुमार को जिम्मा सौंपा, वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन को जिम्मा सौंपा। तीनों अधिकारी जांच के लिए अयोध्या पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक वो उन लोगों से पूछताछ कर सकते हैं जो मंदिर को मिले दान का हिसाब किताब रखते हैं, चढ़ावे की राशि की गिनती करते हैं। मंदिर प्रशासन ने भरोसा दिया कि एसआईटी को मंदिर की तरफ से जांच में पूरा सहयोग मिलेगा। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र के मुताबिक इसमें कोई ढील नहीं बरती जाएगी। सहयोग यह समिति एसआईटी चाहेगी। जिला प्रशासन से भी मेरी कल बात हुई, उन लोगों ने भी पूरी तरीके से जो भी हो सकता है सहयोग की बात बताई है। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने एक बार फिर सरकार को घेर लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर यूपी सरकार पर तंज कसा। लिखा कि प्रदेश में विकास होना चाहिए था तो यहां गड़बड़ियों की जांच की टीमें बन रही। इसके बाद कांग्रेस ने भी हमला बोल दिया। उसने फैजाबाद में एक होर्डिंग लगवा दी। स्कंद पुराण के एक श्लोक का जिक्र किया होर्डिंग पर कि जो व्यक्ति भगवान के धन या मंदिर की संपत्ति का दुरुपयोग करता है उसे कठोर दंड भुगतना पड़ता है। पार्टी ने मांग की एसआईटी जांच में पारदर्शिता बरते क्योंकि यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सवाल है और उसने मामले में तुरंत केस दर्ज किए जाने की मांग की। धन का बंदरबाट हुआ है, चोरी हुई है, चर्चा ऐसी है, तो मैं समझता हूं कि ट्रस्ट को तत्काल प्रभाव से आगे आकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर मुकदमा लिखवाना चाहिए। आज तक मुकदमा नहीं लिखवाया गया। विपक्षी दलों के इन आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि विपक्षी दल भी अब राम मंदिर की चिंता करने लग गए हैं। राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए ही भटका दे। उधर सुप्रीम कोर्ट में अनूप अवस्थी नाम के वकील ने चीफ जस्टिस से इसकी शिकायत की। मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी कि कोर्ट अपनी निगरानी में इन गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच करे। चिट्ठी में लिखा, दान में चोरी के आरोपों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर असर पड़ा, इसलिए इसकी जांच सीबीआई जैसी एजेंसी से करवाई जाए। राम मंदिर में दान की चोरी के आरोप लगने के बाद कुछ लोगों को वहां की पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। उन्हें पिछले कुछ रोज से मंदिर परिसर में ही रखा गया। जांच होने तक उनके बाहर जाने पर रोक लगा दी गई। सूत्र बता रहे हैं ये वो लोग हैं जो दान पात्रों से निकले कैश की गिनती करते हैं। मंदिर में जितना भी चढ़ावा चढ़ता है उसकी गिनती करते हैं। एसआईटी उनसे जल्द ही पूछताछ कर सकती है। और जानकारी है कि रामलला के गर्भगृह और दर्शन पथ के नजदीक रखे सभी दान पात्रों से जो भी पैसा निकाला जाता है उसे एक गुप्त कमरे में ले जाया जाता है। यह कमरा मंदिर परिसर में ही है। सुरक्षा कारणों से इस कमरे की जानकारी बेहद गुप्त रखी जाती है। किसी और के जाने पर पूरी तरह पाबंदी है। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्हें गिनती का काम सौंपा गया है। इस विवाद की शुरुआत मंदिर ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी के आरोप से हुई थी। महिपाल सिंह वहां के लेखा प्रभारी के पद पर थे। उन्होंने दावा किया था कि कई मामलों में दान की गिनती और अकाउंट में दर्ज राशि में अंतर पाया गया था। उनके दावे के आधार पर ही समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाने शुरू कर दिए थे कि मंदिर के दान में करोड़ों रुपए की हेराफेरी हो सकती है, इसलिए इसकी जांच करवाई जाए। उसने आरोप लगाया था कि मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है उसकी गिनती करने वाले कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति अचानक बदल गई थी। इधर यूपी के बरेली में चाइनीज मांझे से राज्य मंत्री संजय गंगवार के भतीजे घायल हो गए।
उत्तर प्रदेश के बरेली में चाइनीज मांझे से यूपी के राज्य मंत्री संजय गंगवार के भतीजे की गर्दन कट गई। वो कोचिंग सेंटर जा रहा था, रास्ते में अचानक चाइनीज मांझा उसकी गर्दन पर लिपट गया। हादसे के बाद राज्य मंत्री भड़क गए और बैन लगने के बाद भी चाइनीज मांझे की बिक्री पर चिंता जताई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस ने कासिफ खान नाम के एक व्यक्ति को सोशल मीडिया के लिए विवादास्पद वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कुछ रोज पहले उन्होंने सऊदी अरब में एक वीडियो बनाया था जिसमें हिंदू लड़कियों को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी। बाद में कुछ हिंदूवादी संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई थी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान 1 लाख के इनामी बदमाश को मार गिराने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक वो साधु मिलन दास की हत्या का आरोपी था। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्तौल और एक चाकू बरामद करने का दावा किया। फिर याद दिला रहे हैं आपको 100 बात की एक बात, कल से 8 बजे 1 घंटा पहले, इंतजार कम आपका क्योंकि घड़ी जब इशारा करेगी 8 बजे रात का, तब होगा कल से वक्त 100 बात की एक बात का। उधर जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। एक लड़के ने पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को थप्पड़ जड़ दिए, कई थप्पड़ जड़ दिए। अभिजीत दीपके के समर्थकों ने लड़के को पकड़ लिया, उसकी जमकर पिटाई की। जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन था कॉकरोच जनता पार्टी का। प्रदर्शन चल रहा था, बड़ी संख्या में लोग नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अभिजीत दीपके भी प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे। तभी भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें कंधे पर बैठा लिया। इसके बाद अभिजीत दीपके हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते दिखे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक भीड़ में मौजूद एक लड़के ने उन्हें थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। एक के बाद एक कई थप्पड़ मार दिए उन्हें। अभिजीत थप्पड़ों से बचते दिखाई दिए। अफरा तफरी मच गई वहां पर। कई लोग लड़के को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। अभिजीत उन लोगों को रोकने की उन्होंने कोशिश की, शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन उन लोगों ने उनकी नहीं सुनी। उस लड़के को पकड़ लिया और बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। कई लोग उस लड़के को घेर कर पीटते दिखाई दिए। उसे जमीन पर पटक पटक कर पीटा। हंगामा बढ़ गया तो पुलिस बीच बचाव करने पहुंच गई। पुलिस ने किसी तरह लड़के को उन लोगों से छुड़वाया और फिर उसे हिरासत में ले लिया। उधर मध्य प्रदेश के मुरैना में एक अफवाह ऐसी हुई कि ट्रेन से कटकर 4 लोगों की जान चली गई, अफवाह की वजह से। 3 महिलाएं थी, उनमें एक बच्चा भी था। एक रोज पहले हादसा हुआ शाम के 4:15 बजे के आसपास। जान गंवाने वाले लोग खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे। ट्रेन मुरैना के सराय छोला इलाके से गुजर रही थी। उसी दौरान ट्रेन के अंदर एक अफवाह फैल गई कि ट्रेन में मोबाइल ब्लास्ट हो गया और आग लग गई है। यह अफवाह फैल गई। ट्रेन में आग की खबर फैली तो यात्री घबरा गए, डर गए कि कहीं उनकी जान पर मुसीबत ना आ जाए, वो ट्रेन में फंस ना जाए। तो घबराकर यात्रियों ने चेन पुलिंग कर दी। ट्रेन हेतमपुर और धौलपुर स्टेशन के बीच रुक गई। ट्रेन रुकी तो बड़ी संख्या में यात्री नीचे उतर गए। कई लोग पटरियों पर खड़े हो गए। कुछ लोगों के सिर पर सामान भी नजर आया। तभी उसी ट्रैक पर जिस पर लोग खड़े थे, पातालकोट एक्सप्रेस आ गई। अब ट्रेन को आता देख लोगों में भगदड़ मच गई, भागने दौड़ने लग गए, जान बचाने के लिए भागने लग गए। दूसरी तरफ ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा थी। ट्रेन के ड्राइवर ने बार बार हॉर्न बजाया, इमरजेंसी ब्रेक भी लगाया ताकि लोग पटरियों से हट जाएं। ज्यादातर लोग पटरियों से हट भी गए, लेकिन कुछ लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। ट्रेन उन्हें रौंदती हुई निकल गई। चार लोगों की जान चली गई। मरने वालों में एक 4 साल का बच्चा भी था। शवों के टुकड़े आधा किलोमीटर तक पटरियों पर बिखर गए। हादसे की वजह से वहां कोहराम मच गया, चीख पुकार मच गई। आगे जाकर पातालकोट एक्सप्रेस भी रुक गई। फिर वहां रेलवे के कई अधिकारी पहुंचे। वो जो लोग उतरे थे वो दूसरे ट्रैक पे थे। वो कर्व की वजह से शायद उन देख नहीं पाए कि ट्रेन आ रहे हैं। ट्रेन काफ़ी अच्छी खासी स्पीड पर थी। ड्राइवर ने कोशिश की कि उसमें इमरजेंसी ब्रेक लगाएं, लेकिन स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उसमें वो लोग रन ओवर हो गए। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैल गई थी। अफवाह यह थी कि ट्रेन में एक मोबाइल ब्लास्ट हो गया और उससे आग लग गई। तो लोगों ने ट्रेन रोक दी थी और नीचे उतर गए थे। मात्र एक अफवाह है ये। आज के ज़माने में हर इंसान के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है। अगर ऐसा कोई हादसा होता है
तो तुरंत जो है उसके जो है वीडियो फोटोग्राफ लोग खींच लेते हैं। ऐसा कोई प्रकरण हमारे सामने नहीं है। हादसे की जांच के लिए रेलवे की तरफ से 6 लोगों की कमेटी बना दी गई। कमेटी के सदस्य यात्रियों का बयान दर्ज करेंगे, ये पता लगाएंगे ट्रेन में आग लगने की अफवाह कैसे फैल गई, किसने फैलाई। उधर अंकिता भंडारी हत्याकांड केस में बीजेपी के पूर्व विधायक को जेल हो गई। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को कोर्ट ने जेल भेज दिया। कोर्ट ने यह कार्रवाई विवादास्पद ऑडियो मामले में की। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी। एक दिन पहले सुरेश राठौर को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में हंगामा खड़ा हो गया। ओवैसी के जनसभा में पहुंचते ही भीड़ बेकाबू हो गई और भीड़ ने कुर्सियां फेंक फेंक कर तोड़ दी। इसके अलावा भीड़ ने वहां लगी बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। उत्तर प्रदेश के आगरा में श्रद्धालुओं से भरी एक बस में आग लग गई। बस में सवार लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में आग लगने की आशंका जताई गई। कल से 100 बात की एक बात 7:50 पर शुरू हो जाएगी, तो याद रखिएगा, घड़ी जब इशारा करेगी अब 8 बजे रात का, तब वक्त होगा 100 बात की एक बात का। इधर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी सिपाही भर्ती परीक्षा की वजह से पटना और कई दूसरे रेलवे स्टेशनों पर हालात बेकाबू हो गए। ट्रेनों पर चढ़ने के लिए मारामारी हो गई। रेलवे स्टेशनों पर इंतजाम किए गए थे तो वो सारे ध्वस्त हो गए। एक रोज पहले राज्य में मद्य निषेध सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई। राज्य के अलग अलग जिलों में परीक्षा के सेंटर बनाए गए थे। पटना में भी कई सेंटर थे। परीक्षा खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी घर जाने के लिए निकल पड़े। ट्रेन पकड़ने के लिए पटना रेलवे स्टेशन पहुंच गए। उससे वहां के हालात पटरी से उतर गए, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों की बेहिसाब भीड़ आ गई। कई लोग ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म से उतरकर पटरियों के दूसरी तरफ चले गए। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, उस पर चढ़ने के लिए लोग टूट पड़े। ट्रेन के दरवाजे पर एक साथ कई लोग लटके हुए नजर आए। रुकने से पहले ही लोग जान जोखिम में डालकर ट्रेन में चढ़ने लग गए। ट्रेन रुकी भी नहीं थी। ट्रेन रुकी तो मारामारी शुरू हो गई। कोई सामान लेकर अंदर घुसने की कोशिश करता दिखा, लेकिन परेशानी यह थी कि ट्रेन पहले से ही भरी हुई थी, पहले से ही ठसाठस भरी हुई थी। पैर तो छोड़िए, तिल रखने की जगह नहीं थी। फिर भी लोग उसमें घुसने की कोशिश में जुटे रहे। कुछ लोग ट्रेन की इमरजेंसी खिड़की से अंदर घुस गए। हम लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं औरंगाबाद से, बहुत परेशानी हुई है आने में। एक लोग तो पटना में मौत भी हो गया है, एक लोग का। अंदर कोई जगह नहीं है, इसलिए हम लोग गेट पे बैठे हैं। अभ्यर्थी किसी भी सूरत में घर जाना चाहते थे, हर हाल में घर पहुंचना चाहते थे, तो पटना रेलवे स्टेशन पर जो भी ट्रेन पहुंचती उस पर चढ़ने के लिए वो दौड़ पड़ते। काफी देर तक वहां अफरा तफरी मची रही। स्पेशल ट्रेन एग्जाम के लिए चलानी चाहिए, बट वो चली नहीं है। हम सब बहुत भीड़ में, मतलब बहुत परेशान होके आए हैं। बहुत परेशानी, और देख सकते हैं हमारा हाल क्या है। पटना ही नहीं, मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर इससे भी ज्यादा बुरे हालात नजर आए। वहां तो भीड़, अभ्यर्थियों की भीड़ के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दिया। प्लेटफॉर्म तो प्लेटफॉर्म, अभ्यर्थी पटरियों पर उतर आए, खड़े हो गए, ट्रेन के आने का इंतजार करते रहे। कुछ देर बाद वहां एक ट्रेन पहुंची। अब ट्रेन के रुकते ही उसमें चढ़ने के लिए होड़ मच गई। ट्रेन के दरवाजे से एक साथ कई लोग अंदर घुसते नजर आए। सोचिए, कुछ लोगों को बाहर भी निकलना होगा, लेकिन ये लोग अंदर घुसते नजर आए। दरवाजे के नीचे सैकड़ों लोग खड़े दिखाई दिए और तभी ट्रेन चल पड़ी, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन लोग दरवाजे पर लटके रहे, खड़े रहे, अंदर जाने की कोशिश करते रहे। सिवान रेलवे स्टेशन पर भी अभ्यर्थियों की भीड़ की वजह से वहां के हालात भी बिगड़ गए। रेलवे पुलिस के जवानों ने तुरंत वहां मोर्चा संभाला, अभ्यर्थियों को अलग अलग ट्रेनों में बैठाकर वहां से रवाना किया। 100 बात की एक बात यह कि हर बार परीक्षा के दिन ट्रेनों का जब बुरा हाल हो जाता है तो कोई इंतजाम क्यों नहीं किया जाता। अभी कुछ दिन पहले यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा थी तो ट्रेनों में लोग ठूस ठूस कर गए थे। अब बिहार में यह मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में फिर वही हाल हो गया। परीक्षा के बाद जगह जगह स्टेशनों पर ऐसी भीड़ लग गई कि सांस लेने तक की जगह नहीं। और पता है सबको कि इतने सारे लोग आएंगे परीक्षा दिन, कहने को तैयारियां कर ली जाती हैं, लेकिन हर बार तैयारियां नाकाफी होती हैं। किस अधिकारी से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ? जब आप परीक्षा करवा रहे हो तो देखोगे तो सही ना कि लोग पहुंचेंगे कैसे, जाएंगे कैसे। वो रेलवे वाले जाने, इन्होंने परीक्षा करवा दी बस।
और इतनी ट्रेनें रेलवे वाले कहां से पैदा कर देंगे एक दिन के लिए? परीक्षा करवाने वाला विभाग कोई और, परीक्षा किसी और विभाग की, रेलवे का मामला अलग, रोडवेज का विभाग अलग, सब अपना अपना देख लें बस। और ये तो परीक्षा देने वालों का हाल है, वो तो गिनती में नहीं आते जो बदकिस्मती से परीक्षा वाले दिन ट्रेन में रिजर्वेशन कराकर बैठते हैं। सोचिए किसी को मोतिहारी स्टेशन पर उस ट्रेन से उतरना होगा, वो उतरेगा कैसे जब इतने सारे लोग तो चढ़ने के लिए खड़े हैं वहां पर, और अंदर बैठे हैं वो तो रिजर्वेशन वो सब तो भूल जाइए, वो अपनी किस्मत को कोसें, कोई देखेगा नहीं। जब पता है इस देश में परीक्षा इतना बड़ा काम होता है तो कोई एक टीम नहीं बना सकते जो सारे विभागों से तालमेल बनाकर परीक्षा करवा ले। और अगर है ही नहीं इंतजाम तो कोई डिजिटल तरीका ही निकाल लो। इन अधिकारियों के बच्चे तो सिपाही लेवल की परीक्षा में बैठते नहीं कि उनको दर्द भी हो कोई इसका। इनकी ड्यूटी लगाओ इस गर्मी में स्टेशन पर तो पता चले कि इनको की पब्लिक का क्या हाल हो रहा है। 100 बात की एक बात, उधर टीएमसी के 20 बागी सांसदों का एनसीपीआई, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया नाम की पार्टी में विलय हो गया। टीएमसी के 20 बागी सांसदों का एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय हो गया। 3 साल पहले 2023 में पश्चिम बंगाल के उत्तिया कुंडू और शेवली कुंडू नाम के पति पत्नी ने यह पार्टी बनाई थी। नारा था दल बदलू नेताओं को नकारो। उत्तिया कुंडू पार्टी के अध्यक्ष और उनकी पत्नी कोषाध्यक्ष हैं। राजस्थान के अजमेर के माखूपुरा इलाके में प्लास्टिक की 3 फैक्ट्रियों में आग लग गई। हादसे में 2 फैक्ट्रियां जलकर राख हो गईं। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की शिकायतें सुनी। उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो याद रखिए कल से 8 बजे हो जाएगी 100 बात की एक बात। 7:50 पर 100 बात की एक बात का टाइम शुरू हो जाएगा, याद रखिए कल से। इधर पटना में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के निदेशक रोशन आनंद ने जेल से बाहर निकलते ही आरोप लगाया कि खान सर ने उनके भाई की हत्या करवा दी। वही रोशन आनंद हैं जिन पर खान सर ने हमला करवाने का आरोप लगाया था। 2 जून की रात खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ था। 20 लड़कों ने वहां तोड़फोड़ की थी, पथराव किया था। खान सर ने आरोप लगाया था रोशन आनंद के लोगों ने हमला किया था। तो खान सर की शिकायत के बाद पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसी बीच उनके भाई की हत्या कर दी गई। बाद में रोशन आनंद को कोर्ट से जमानत मिली, वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने खान सर पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने उनके भाई की हत्या करवा दी। खान सर ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने एक वीडियो जारी किया, रोशन आनंद के भाई की मौत पर दुख जताया, लेकिन रोशन आनंद का कहना है खान सर ने उनके भाई प्रिंस यादव की हत्या करवा दी। जानकारी मिली उनका शव नेपाल के विराट नगर में एक होटल से बरामद हुआ। प्रिंस यादव भी तोड़फोड़ के मामले में नामजद आरोपी थे। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी, लेकिन उनकी मौत की खबर आई तो हंगामा हो गया। पटना की बेऊर जेल से निकलते ही रोशन आनंद ने आरोप लगाया कि उनके भाई की हत्या करवा दी गई। हत्या खान सर ने करवाई। साजिशन मेरे भाई की हत्या हुई और हमारी भी हत्या हो सकती है, और हमारी हत्या फैजल खान हमारी हत्या करवा सकता है। तो उन्होंने प्रशासन और बिहार सरकार से अपील की कि वो इस मामले की सीबीआई जांच करवाएं और जल्द से जल्द कार्रवाई करें। उनके जेल से निकलने पर सड़क पर भीड़ लग गई। कोर्ट के बाहर उनके छात्रों और समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग नारे लगाने लग गए। उनके वकीलों ने भी खान सर पर साजिश रचने का आरोप लगाया और दावा किया कि खान सर ने सोची समझी साजिश के तहत रोशन आनंद को जेल भिजवाया, जबकि कोचिंग सेंटर पर जो हमला हुआ था उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। और उसने पूरी षड्यंत्र के तहत क्रिमिनल माइंड का उपयोग करते हुए इनको जेल भेजवाता है और षड्यंत्र करके इनकी भाई की हत्या की गई है, जो खान सर ने करवाया है, फैजल खान ने करवाया है। तो खान सर ने फिर एक वीडियो जारी किया और प्रिंस यादव की मौत पर दुख जताया, भरोसा दिया कि वो अपनी तरफ से हर संभव मदद करेंगे, उनके परिवार का साथ देंगे। उन्होंने भी उनकी मौत की जांच की मांग की। इसमें कोई ना कोई तीसरा साजिश जरूर कर रहा है, इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
और उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट को लाया जाए और जो दोषी पाए जाएंगे उनमें एक को भी न छोड़ी जाए। हालांकि उन्होंने हत्या के आरोपों पर जो उन पर लगाए जा रहे हैं उस पर कोई बयान नहीं दिया, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया उस पर नहीं आई। फिर प्रिंस यादव की मौत के बाद उनके शव को बिहार के सहरसा जिले में ले जाया गया। उनके परिजन एम्बुलेंस के जरिए शव को सहरसा में मौजूद अपने गांव दमसेना लेकर गए, वहीं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहां शव पहुंचा तो पूरे गांव में मातम पसर गया, भीड़ लग गई, गांव के लोग अंतिम दर्शन करने पहुंच गए। इधर भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों पर सैलानी पहुंचे जा रहे हैं और घंटों तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। कई किलोमीटर लंबा जैम फिर लग गया, कई घंटों तक गाड़ियां एक ही जगह पर फंसी रहीं। सैलानी काफी परेशान हो गए, न तो उनके पास आगे बढ़ने का कोई तरीका था, पहाड़ पर रास्ता ही ऐसा होता है, ना वापसी का कोई रास्ता, एक ही जगह पर फंसकर रह गए। सबसे ज्यादा ट्रैफिक हिमाचल प्रदेश के मनाली में देखने को मिला। भीषण गर्मी, वीकेंड और बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां, तो वहां एक साथ सैलानियों का सैलाब पहुंच गया। ऐसे हालात हो गए वहां की सड़कों पर सिवाय गाड़ियों के कुछ नजर ही नहीं आया। दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन दिख रही, एक ही जगह पर खड़ी हुई, न तो गाड़ियां आगे बढ़ रही थी न पीछे जा रही थी, जहां थी वहां खड़ी हुई थी, और कई कई घंटों तक। और कई कई वीकेंड से यह हाल हो रहा है, कई हफ्तों से ही हो रहा है। मनाली से मणिकर्ण जा रहे एक व्यक्ति के मुताबिक मनाली के आसपास वो जहां भी घूमने गए उन्हें कम से कम 3 घंटे का ट्रैफिक जैम मिला। जहां भी जा रहे हैं कहीं भी टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे, हर जगह पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसी आप टूर पे जा रहे हैं तो कम से कम हर रास्ते में 2 से 2.5 घंटे का वो रास्ता डिस्टर्ब है। अभी जैसे मणिकर्ण जा रहे हैं हम लोग तो लगभग 1.5-2 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। फिर मनाली से कसौल जा रही एक महिला भी ट्रैफिक की वजह से परेशान नजर आई। उनके मुताबिक एक तो ट्रैफिक में फंसने की वजह से उनके कई घंटे खराब हो गए, दूसरा मोबाइल नेटवर्क नहीं था, उससे मुसीबत और बढ़ गई। कसौल जा रहे थे बट अभी ऐसे समझ नहीं आ रहा अभी क्या करें, और नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पे, जाके फैमिली को बता दे कि हम ठीक है। तो बहुत सारी गाड़ियों के बीच ये महिला भी वहां फंसी हुई थी। मनाली है उसके आसपास की सभी जगहों का हाल ऐसा ही नजर आया, हर जगह ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी लाइन। कुल्लू में कई जगहों पर सिर्फ 1 वे रोड थी, यानी सड़क सिर्फ एक तरफ ही गाड़ियां चल रही थी, तो और लंबा जाम लग गया। सिर्फ 2 किलोमीटर का सफर करने में कई घंटे लग गए। कुल्लू घूमने आए एक व्यक्ति ने बताया वहां कई राज्यों से लोग घूमने आए, उसकी वजह से वहां के सारे होटल फुल हो गए, एक रात के लिए भी कहीं जगह तक नहीं मिली। वीकेंड चल रहा है और बहुत हर स्टेट से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा भीड़ हो रखा है, पूरा पैक है, कहीं होटल्स भी नहीं मिल रहे हैं, हर पूरा रास्ता पैक है। शिमला में भी वही हाल, एक दिन में करीब 23,000 गाड़ियों की एंट्री हुई शिमला में, 12,000 से ज्यादा गाड़ियां दूसरे राज्यों की थी। यानी वहां पर एक ही दिन में एक साथ इतने ज्यादा लोग आ गए घूमने के लिए, सड़कें पूरी तरह पैक हो गई। उत्तराखंड में हरिद्वार में भी पर्यटकों की भीड़ लग गई, जगह जगह लगी, हरिद्वार में भी लग गई। सोमवती अमावस्या थी तो वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए। हर की पहाड़ी पर तो पैर रखने की जगह नहीं थी, पूरा घाट श्रद्धालुओं से भर गया। वहां घूमने आए एक श्रद्धालु ने बताया अब से पहले कभी वहां इतनी भीड़ उन्होंने देखी नहीं थी। और इतना भीड़ तो हम लोग ने कभी नहीं देखा, पहली बार देखा। हम लोग 3 दिन से आए हैं यहाँ, तो कहाँ रहने का जगह नहीं मिल रहा है, इतना सब फुल हो गया है और इतना ट्रैफिक जाम हो गया है। नैनीताल में वही हाल, ऋषिकेश में वही हाल, कैंची धाम में वही हाल, बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच गए, जगह जगह जैम लग गया, मिनटों का सफर घंटों का हो गया। 100 बात की एक बात यह कि पहाड़ों तक हाईवे तो बना दिए, ऊपर चढ़ने के लिए तो उतने ही चौड़े रास्ते हो सकते हैं जितनी पहाड़ पर गुंजाइश है, होटल तो उतने ही हैं, कमरे तो उतने ही हैं। जब कमरे की बुकिंग नहीं है तो जाने क्यों दे रहे हो गाड़ियों को? कोई तो कंट्रोल लगाना पड़ेगा ना, छुट्टी मनाने जो लोग पहाड़ पर निकले जा रहे हैं उन पर। अगर वहां पहाड़ पर लोगों की कमाई हो रही है इससे, तो तभी होगी ना जब वहां पर रहेंगे होटलों में, होटल में कमरा नहीं है, यहां से गाड़ी लेके निकल गए, रास्ते में जाम में पड़े, सारा दिन गाड़ियों में बैठे हुए हैं लोग ट्रैफिक में, फिर भी निकले जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ। क्या बचेगा पहाड़ों की आबो हवा का ऐसी भीड़ में? वहां के लोगों की कमाई तो हो रही होगी लेकिन पर्यटन से, लेकिन ऐसे चलता रहा तो ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं मर जाएगी?
अपनी छुट्टियों के चक्कर में पहाड़ की छुट्टी कर देंगे ऐसे लोग। 100 बात की एक बात। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुछ पर्यटकों और वहां के लोकल लोगों के बीच मारपीट हो गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पटपड़ वाटरफॉल के पास पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट हो गई। उन लोगों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया। मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने गंगा नदी में डूब रहे एक युवक की जान बचाई। बताया गया कि वो युवक तेज बहाव की वजह से नदी में डूबने लगा था। पुलिस की टीम राफ्टिंग बोट की मदद से उसे नदी के किनारे लेकर पहुंची। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी में नहाने के दौरान एक युवक लापता हो गया। वो युवक अपने कुछ दोस्तों के साथ दिल्ली से ऋषिकेश घूमने गया था, लेकिन गंगा नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गया। इसकी जानकारी मिलने पर प्रशासन की तरफ से गोताखोरों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। फिर याद दिला रहे हैं आपको, कल से 1 घंटा पहले शुरू होगी 100 बात की एक बात। घड़ी जब इशारा करेगी 8 बजे रात का, अब वक्त होगा 100 बात की एक बात का। इधर मुंबई में अभिनेत्री संचिता उगले की खुदकुशी हुई। खुदकुशी के बाद उनके एक रिश्तेदार ने इसका कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से जोड़ दिया। 22 साल की संचिता उगले के रिश्तेदार ने एक बयान दिया कि संचिता की आत्महत्या को सीधे तौर पर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से जोड़ दिया। उन्होंने दावा किया, जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत ने दबाव में आकर अपनी जान दे दी थी, ठीक उसी तरह टीवी इंडस्ट्री के दबाव में आकर, उस प्रेशर में काम के संचिता ने अपनी जान दे दी। संचिता मुंबई के नजदीक महाराष्ट्र के पालघर में रहती थी। नाला सुपारा इलाके में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उन्होंने कई टीवी सीरियलों में काम किया। टीवी के मशहूर सीरियल कुमकुम भाग्य में लंबे समय तक काम किया था। पिछले साल फिल्म रिलीज हुई थी छावा, उसमें भी वो थी। छावा में ताराबाई का किरदार निभाया था। एक रोज पहले पुलिस को उनकी मौत के बारे में जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक संचिता के पिता ने थाने में मामला दर्ज करवाया कि संचिता ने आत्महत्या कर ली, अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है, शुरुआती जांच में आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल पाया। उनके कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, तो पुलिस ने उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में जांच शुरू कर दी। मरने का रीजन इन्वेस्टिगेशन में आगे समझ में आएगा, वो हिसाब से आगे की कार्रवाई होगा। क्या कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला है? अभी तक फिलहाल वैसा कुछ नहीं मिला, मगर पिताजी का कहना है कि उनकी किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। पुलिस कह रही है, संचिता के पिता ने किसी पर आत्महत्या के लिए दबाव बनाने का कोई आरोप नहीं लगाया, किसी के खिलाफ शिकायत नहीं दर्ज करवाई है। लेकिन संचिता के चचेरे भाई ने टीवी इंडस्ट्री पर आरोप लगा दिया कि संचिता दबाव महसूस कर रही थी। इंडस्ट्री का दबाव इतना ज्यादा था कि संचिता टूट गई थी और यह खौफनाक कदम उठा लिया। उन्होंने संचिता के आत्महत्या को सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से जोड़ दिया। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या करने की तारीख का जिक्र किया कि 14 जून को 2020 14 जून सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान दी थी और संचिता उगले ने भी 14 जून को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तो संचिता के चचेरे भाई ने दावा किया कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बनाया गया था, उस पर एक वीडियो डाला गया था। वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र किया गया था। ये मेरी बहन की एक आईडी है जिसमें कि मेरी बहन का प्रोफाइल पिक्चर लगा है। सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को सुसाइड किया था, राइट? इसने भी कल सुसाइड किया 14 जून 2026। कॉन्टेक्स्ट में लिखा है इट्स अगेन 14 जून एंड कैप्शन में लिखा है वी मिस यू सुशांत सर। तो संचिता के चचेरे भाई हैं, इन्होंने दावा किया जिस तरह इंडस्ट्री के दबाव में आकर सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान दे दी थी, ठीक उसी तरह संचिता ने भी खुदकुशी कर ली। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपील की, प्रधानमंत्री मोदी से अपील की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपील की कि जांच कराए जाने की मांग की इस मामले की। उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक सरकारी अस्पताल में 3 साल की एक बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। अस्पताल परिसर में बुरी तरह नोच लिया। बच्ची को तेज बुखार था, उसके परिजन उसे अस्पताल ले गए थे, उसका इलाज चल रहा था। बच्ची के परिजन कह रहे हैं अचानक अस्पताल की बिजली चली गई तो लोग कमरे से बाहर आए और बच्ची भी कमरे से बाहर आ गई, खेलने लग गई। तभी आवारा कुत्तों का एक झुंड आया और उस पर हमला कर दिया और टूट पड़े उस पर। 3 साल की वो बच्ची जोर जोर से चीखने लग गई।
अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। परिजन भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए, लेकिन तब तक उन कुत्तों ने उसे बुरी तरह लहूलुहान कर दिया था। बच्ची के पूरे शरीर पर दांतों के निशान नजर आए। आवारा कुत्तों ने उसके सिर पर हमला किया था, उसके पूरे शरीर पर अपने दांतों से वार किया था। वो बुरी तरह घायल हो गई। डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया। इलाज के दौरान बच्ची लगातार रोती रही, दर्द से कराहती रही। उसके परिजनों का अस्पताल प्रबंधन पर गुस्सा फूट पड़ा। अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए कि उस सरकारी अस्पताल में मरीजों से ज्यादा तो कुत्ते हैं। बुखार था सर, जैसे ही वो लाइट भाग गई तो सब गेट से बाहर निकले। निकलते ही 4-5 कुत्ते उधर से आए और बच्चे पर झपट गया। अस्पताल परिसर में आवारा कुत्ते फिर भी बेखौफ घूमते नजर आए। हादसा हो गया उसके बाद भी बाकी मरीजों में भी डर पैदा हो गया। बच्ची के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन से अपील की कि वो उसका सही इलाज करें ताकि किसी भी तरह उसकी जान बच पाए। लोगों ने भी अपील की कि आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द हटाया जाए, किसी और की जान खतरे में ना पड़े। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने का दावा किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक गैंग के लोग एक परीक्षा सेंटर के बाहर से मोबाइल फोन और ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से एक अभ्यर्थी को नकल करवाने में जुटे थे। तो किस किस एग्जाम में संलिप्त रहे हैं पहले, उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। यहाँ पे माइक्रोफोन और वॉकी टॉकी के माध्यम से चीटिंग कराने की कोशिश की जा रही थी। मध्य प्रदेश के उमरिया में पुलिस ने एक व्यक्ति को अपने ही रिश्तेदार के बच्चे का अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन को लेकर आरोपी का अपने रिश्तेदार से विवाद चल रहा था। इस बीच उसने बच्चे का अपहरण कर 5,000 रुपए की डिमांड की थी, लेकिन मोबाइल फोन की लोकेशन से वो पकड़ा गया। हरियाणा के झज्जर में पुलिस ने दावा किया कि उसने एक मुठभेड़ में विजय सैनी हत्याकांड के मुख्य आरोपी को मार गिराया। इस कार्रवाई के दौरान एसटीएफ के इंस्पेक्टर गोली लगने से घायल हो गए। कुछ रोज पहले विजय सैनी नाम के व्यक्ति की दिन दहाड़े हुई हत्या से पूरे इलाके में सनसनी मच गई थी। फिर याद दिला रहे हैं आपको, कल से जब घड़ी इशारा करेगी 8 बजे रात का, तब वक्त होगा 100 बात की एक बात का। 1 घंटा पहले शुरू हो जाएगी 100 बात की एक बात। इधर कोलकाता में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक लड़के ने टीएमसी नेता कुणाल घोष पर अंडे फेंक दिए। कुणाल घोष ममता बनर्जी से मिलने उनके घर गए थे, मिले उनसे, फिर कुणाल घोष बाहर निकले तो उन पर हमला हो गया। एक लड़का पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था, ममता बनर्जी के घर के बाहर खड़ा हुआ था। उसके हाथ में कई अंडे थे और उसने जैसे ही कुणाल घोष को देखा उनके ऊपर अंडे फेंक दिए। सीधे कुणाल घोष के सिर पर जाकर अंडे लगे। थोड़ी देर के लिए तो उन्हें समझ नहीं आया कुछ, वो इधर उधर देखते नजर आए। इसके बाद वो दोबारा ममता बनर्जी के घर के अंदर घुस गए। उसके बाद भी उस लड़के का गुस्सा शांत नहीं हुआ, वो और अंडे उठा लाया और 3-4 अंडे उसके हाथ में दिखाई दिए और दोबारा कुणाल घोष की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति ने उसे लेकिन रोक लिया, फिर वो लड़का लौट गया। उसने आरोप लगाया टीएमसी और कुणाल घोष ने लोगों पर बहुत अत्याचार किया था, उसका बदला लेने के लिए उसने उनके ऊपर अंडे फेंके। बहुत अत्याचार किया भैया, ये हम लोग का, ये कुणाल घोष का क्या अत्याचार किया है? ये कम अत्याचार नहीं किया हम लोग पब्लिक के ऊपर में। आज ये डीम खाने के लायक ही हो गया, ये डीम खाने के लायक ही है आज। इससे पहले टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, टीएमसी नेता मदन मित्रा को भी लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा था। उन पर भी लोगों ने गुस्से में अंडे और टमाटर बरसाए थे। उधर असम के दक्षिण सालमारा नकाचर जिले में मौजूद भारत बांग्लादेश सीमा पर 9 बांग्लादेशी नागरिक फंस गए। पिछले 24 घंटे से नो मैन्स लैंड में, जो दोनों देशों के बीच की सीमा के बीच जो कुछ जमीन छोड़ी जाती है, नो मैन्स लैंड, किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में वो जमीन नहीं आती, उसी जमीन को नो मैन्स लैंड कहते हैं। बांग्लादेश के नागरिक वहीं फंसे हैं, बांग्लादेश जाने के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन बांग्लादेश ने उन्हें वापस लेने के लिए, वो बांग्लादेश वापस लेने के लिए तैयार नहीं। उसके सुरक्षा बल के जवान उन्हें बांग्लादेश में घुसने नहीं दे रहे, उन्हें अपना नागरिक वो नहीं मान रहे। तो वो भारत बांग्लादेश की सीमा पर तनाव की स्थिति बन गई। मामला सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर पर फ्लैग मीटिंग भी हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। हालात जस के तस बने रहे। एक रोज पहले एक घटना हुई। सुरक्षा बल के मुताबिक कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने अवैध तरीके से भारत में घुसने की कोशिश की थी। 9 लोग थे, महिलाएं, बच्चे भी थे। सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें भारत में घुसने से रोक दिया।
बीएसएफ ने दावा किया कि पकड़े गए लोगों ने कैमरे पर माना कि वो बांग्लादेशी हैं और काम की तलाश में भारत की तरफ आ रहे थे, इस तरफ आ रहे थे। तो बीएसएफ ने सभी को वापस बांग्लादेश भेजने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश ने उन्हें अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश ने कहा ये हमारे नहीं है। बांग्लादेश की सीमा में तैनात उसके सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें वहां घुसने से रोक दिया। तो बॉर्डर के उस तरफ बांग्लादेश के नागरिक भी विरोध करते दिखाई दिए, हाथों में लाठियां लिए नजर आए। तो बांग्लादेश के ये 9 नागरिक भारत बांग्लादेश की सीमा पर मौजूद नो मैन्स लैंड में फंस गए। सभी को तिरपाल से बने एक अस्थायी टेम्पररी शेल्टर में रख दिया गया। तनाव हो गया तो बॉर्डर पर बीएसएफ ने सुरक्षा सख्त कर दी, हाई अलर्ट जारी कर दिया। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पेट्रोलिंग सख्त कर दी। इधर दिल्ली में कई जगहों पर यूपीएससी की परीक्षा के पैटर्न को लेकर अभ्यर्थियों ने विरोध जताया। दिल्ली के राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में यूपीएससी के अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि प्रारंभिक परीक्षा का पेपर पैटर्न से पूरी तरह अलग था। प्रदर्शनकारियों ने इसकी समीक्षा किए जाने की मांग की। मध्य प्रदेश के हरदा में पुलिस ने करीब 2.25 लाख रुपए के ड्रग्स के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस की टीम ने उसे एक मंदिर के पास से पकड़ा। पुलिस के मुताबिक आरोपी उज्जैन के पास से नशे के लिए ड्रग्स लेकर आया था। उसके पास से 11.1 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी का जब्त किया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 2 दिन बाद 17 जून को राजस्थान के कोटा में छात्रों से संवाद करेंगे। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। उसमें उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। राहुल गांधी ने छात्रों से एकजुट होने की भी अपील की। फिर इधर याद दिला रहे हैं आपको, 8 बजे कल से 1 घंटा पहले से शुरू हो जाएगी 100 बात की एक बात। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस थाने की जमीन पर एक मस्जिद बनी होने का आरोप लगाया तो हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है मेरठ के खरखौदा इलाके में थाने के पास सरकारी मकान बनाने की योजना है। पुलिस कर्मियों के रहने के लिए मकान के निर्माण का काम शुरू होना है। तो इसी के तहत वहां पर जमीन की जांच की गई। मकान बनाने से पहले राजस्व विभाग की टीम ने वहां पर जमीन की नपाई की, पैमाइश की। पुलिस कह रही है राजस्व विभाग की रिपोर्ट में पता चला कि वो मस्जिद थाने की जमीन पर बनी हुई है, सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी हुई है। तो इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। मस्जिद प्रबंधन से जमीन से जुड़े कानूनी दस्तावेज मांगे गए कि भाई कागज दिखाओ। मस्जिद जो लोग चला रहे हैं उनको नोटिस जारी किया गया। 7 दिन का समय दिया गया। जमीन से संबंधित जरूरी दस्तावेज पेश करने के लिए 7 दिन दिए गए कि मालिकाना हक साबित करो। पुलिस कह रही है अगर तय समय में जमीन से जुड़े कागज नहीं पेश किए गए तो आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। मस्जिद को वहां से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। खसरा संख्या 1217 जो है थाना खरखौदा के नाम पर आवंटित है, जिसका क्षेत्रफल 0.6450 हेक्टेयर है। इसी क्रम में पीछे की तरफ इसी लैंड में एक मस्जिद का पहले से निर्माण है, जिनके इमाम को नोटिस दिया गया है और 7 दिवस की जो है मोहलत दी गई है। पुलिस कह रही है राजस्व विभाग की टीम इस मामले में कागजों की जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। जमीन का मालिकाना हक किसका है, राजस्व रिकॉर्ड में क्या है, कागज के आधार पर तय किया जाएगा। इस मामले के सामने आने पर फिर मेरठ के खरखौदा इलाके में पुलिस ने सुरक्षा भी बढ़ा दी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ा दी, क्योंकि मस्जिद का मामला है। कड़ी निगरानी शुरू कर दी। पुलिस के अधिकारियों ने इलाके के लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से सहयोग करने की अपील की। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक हाईवे के किनारे एक मजार मौजूद थी, उसको हटा दिया गया। लोग, वहां के जो लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं मजार करीब 200 साल पुरानी थी। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मजार को ध्वस्त कर दिया। मुरादाबाद हरिद्वार हाईवे के पास हरथला क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई। प्रशासन कह रहा है वो मजार अवैध तरीके से बनाई गई थी। लोग कह रहे हैं 200 साल पुरानी है। सड़क के किनारे नाले की जमीन पर मजार बनाई गई थी। प्रशासन का कहना है सड़क के किनारे मजार होने की वजह से गाड़ियों को दिक्कत होती थी, हादसे की आशंका बनी रहती थी। इसी वजह से प्रशासन ने मजार हटाने का नोटिस भी दिया था, लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी मजार नहीं हटाई गई। फिर प्रशासन ने उसे हटाने का फैसला किया। मजार हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। 2 बुलडोजर भेजे गए। दोनों बुलडोजरों की मदद से मजार के एक एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया और थोड़ी देर में वहां मलबे का ढेर लग गया।
कार्रवाई को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। नाले के ऊपर रोड की पटरी पर अतिक्रमण था, जिसको लोक निर्माण विभाग ने हटवाने के लिए इनसे कहा था। मुरादाबाद नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की टीम ने पूरी कार्रवाई की। वहां पुलिस तैनात रही पूरी कार्रवाई के दौरान। उधर अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने सुरक्षा अभियान शुरू कर दिया। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने बड़ा तलाशी अभियान चलाया। यात्रा मार्गों पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ निगरानी की गई। यात्रियों के ठहरने के लिए बनाए गए केंद्र और पार्किंग क्षेत्र को खंगाला गया। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। राजस्थान के झुंझुनू में लोगों ने इस्लामपुर गांव का नाम बदले जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। उन लोगों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा और प्रशासन से गांव का नाम नहीं बदलने की मांग की। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक बच्चे को इलाज के लिए भोपाल एम्स में भर्ती करवाया और बीमार बच्चे की मां ने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए इलाज में मदद की अपील की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए विश्वास सारंग ने अधिकारियों को तुरंत इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। फिर याद दिला रहे हैं आपको, 100 बात की एक बात का समय बदल रहा है, इंतजार और कम होने वाला है। हम जल्दी आने वाले हैं, 1 घंटा पहले आने वाले हैं। तो कल से घड़ी जब इशारा करेगी 8 बजे रात का वक्त होगा 100 बात की एक बात का। इधर उत्तर प्रदेश के जेवर में, दिल्ली के पास जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइटों की उड़ान शुरू हो गई। 8:10 पर पहली फ्लाइट उड़ी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिगो की जेवर से लखनऊ के लिए। फ्लाइट में जेवर इलाके के 172 किसान थे। वो किसान जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीनें दी थी, उनके लिए फ्लाइट चलाई गई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट उन्हीं किसानों को लेकर उड़ी। जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसानों में 28 महिला किसान थी। वो महिलाएं फ्लाइट के अंदर भजन गाती दिखाई दी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भजन गाए, उनकी लंबी उम्र के लिए कामना की। लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन किसानों को बस में बैठाया गया। एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया। बस में सवार किसानों के मुताबिक जिस जमीन पर वो पहले खेती किया करते थे उस पर एयरपोर्ट बन गया। फ्लाइटें उड़नी शुरू हो गई और पहली फ्लाइट में तो उन्होंने खुद सफर किया। पहली बार उड़ान भरी है वहाँ से, जहाँ हम अनाज बोते थे, जिन गलियों में घूमते थे, आज वहीं से उड़ान भर के आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पहुंचने पर सीएम योगी ने उनका स्वागत किया, उन्हें सम्मानित किया। एयरपोर्ट के लिए जमीन देने के लिए उनका आभार जताया। सीएम योगी ने उन किसानों को जेवर एयरपोर्ट के इतिहास का अहम हिस्सा बताया। पहली फ्लाइट से आपने उस जेवर को उस इतिहास के साथ जोड़ने के लिए अपनी ही जमीन से फिर मुख्यमंत्री आवास तक की इस यात्रा में आप सब भागीदार बने हैं। सीएम ने सभी किसानों से बातचीत की। कुछ किसानों ने कहा कि वो पहली बार फ्लाइट में बैठे थे, कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी फ्लाइट में बैठेंगे। सीएम की वजह से उनका ये सपना पूरा हुआ। हमें जो आज एयरपोर्ट में गए हैं खुशी में, तो जहाज में बैठे हैं, हवाई चप्पल से हवाई जहाज में बैठे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत तरक्की आबादी, बहुत ज्यादा तरक्की आबादी है। जेवर एयरपोर्ट पर सुबह करीब 8 बजे इंडिगो की फ्लाइट लैंड हुई, लखनऊ से आई थी। उसी फ्लाइट में फिर ये 172 किसानों को बैठाया गया। फिर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी। करीब 1 घंटे बाद लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची। एक महिला व्हीलचेयर पर बैठकर एयरपोर्ट से बाहर निकलती दिखी। उन्होंने सीएम की जमकर तारीफ की और फ्लाइट में बैठने पर खुशी जाहिर की। जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4 फेज में बनाया जा रहा है। पहले फेज का काम 2021 में शुरू हुआ था, जो 5 साल में बनकर तैयार हुआ। इसके बाद वहां से पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी। चारों फेज पूरा होने के बाद यह एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा जब चारों फेज पूरे हो जाएंगे। एयरपोर्ट पर कई आधुनिक सुविधाएं हैं। सेल्फ चेक इन की सुविधा है, खुद ही चेक इन कर सकते हैं यात्री, चेक इन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। ई गेट की सुविधा है जिससे पार्किंग से गेट तक जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट, कैफ़े, बच्चों के लिए खेलने की जगह, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग, ये सारी सुविधाएं भी हैं वहाँ पर।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सबसे ज़्यादा फायदा दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को होगा, खासतौर पर उन लोगों को जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा वाले इलाके में रहते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट सीधा यमुना एक्सप्रेसवे से लिंक्ड है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा से लोगों को इस एयरपोर्ट तक पहुंचने में कोई 35-40 मिनट लगेंगे, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचने में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को 1-1.5 घंटा लग जाता है। उधर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रदर्शन करने का ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि वो संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। देहरादून में बीजेपी नेता की हत्या के बाद विकासनगर इलाके में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी। वहां पुलिस के कई जवानों की तैनाती कर दी गई और कुछ पुलिसकर्मी गश्त लगाते भी नजर आए। मध्य प्रदेश के गुना में पैसों को लेकर हुए झगड़े में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप युवक के दोस्त पर लगाया गया। पुलिस के मुताबिक उधार के 500 रुपए के लिए दोनों दोस्तों के बीच झगड़ा हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिर याद दिला रहे हैं आपको, कल से 7:50 पर 100 बात की एक बात शुरू होगी, यानी 1 घंटा पहले। इधर असम में जोरहाट में 2 दिन पहले एयरफोर्स का विमान जो क्रैश हुआ था उसका वीडियो आया। AN-32 एयरफोर्स का मालवाहक विमान था। रनवे पर उस पर आग लग गई थी। विमान 2 टुकड़ों में बंट गया था। विमान में सवार एयरफोर्स के 5 जवान शहीद हो गए। एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए। शनिवार की सुबह करीब 10 बजे हादसा हुआ था। AN-32 विमान लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। जोरहाट एयरबेस के रनवे पर उतरने की कोशिश कर रहा था। रनवे पर उतरते ही विमान लड़खड़ाने लग गया था। उसका बैलेंस बिगड़ा, रनवे से फिसल गया और देखते ही देखते उसका आगे का हिस्सा जमीन से टकराया और एक तेज धमाका हो गया। आग लग गई उसमें। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग लगने के बाद 2 हिस्सों में विमान टूट गया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वायुसेना के जवान पहुंच गए, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। फिर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। विमान में सवार 5 जवान शहीद हो गए। जवानों के प्रति वायुसेना ने संवेदना व्यक्त की और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। ट्रेनी विमान का मतलब पायलटों को ट्रेनिंग देने वाला विमान, जिसमें उड़ाकर पायलट ट्रेन होते हैं। सीधे जमीन पर आ गया आसमान से। गिरते ही उसमें भयानक आग लग गई। 2 पायलटों की मौत हो गई। वहां के मीडिया के मुताबिक हादसा तब हुआ जब प्लेन ट्रेनिंग मिशन पर था। सामान्य दिनों की तरह सब कुछ ठीक चल रहा था। उसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान जिले में वो विमान हादसे का शिकार हो गया, क्रैश हो गया। आसमान से वहां की एक सड़क पर आ गया और गिरते ही सड़क पर आग लग गई। सड़क के बीचों बीच आग की जैसे एक दीवार से बन गई। आग के गोले उठने लगे। सड़क से बाइक से कुछ लोग गुजर रहे थे। ठीक उनके सामने विमान गिरा और सड़क पर आग लग गई। उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो बाइक के साथ आग में घुस गए। इतना भयानक हादसा था। विमान में बैठे दोनों पायलटों की जान चली गई। नीचे जमीन पर 3 लोग बुरी तरह झुलस गए। घायलों को इलाज के लिए फौरन वहां से अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जांच के लिए कमेटी बना दी।